हेलो एवरीवन। जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं 24 या 25 के इनटेक के लिए, जो 12th के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या बैचलर्स डिग्री के एग्ज़ाम्स फाइनल के देने वाले हैं, उनके लिए मैंने बनाया था कि अपने फाइनेंशियल्स जो पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, इनकम टैक्स रिटर्न। तो बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल्स आए, कुछ की व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि सर थोड़ा सा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताइए कि कितनी फाइल हमें अपने स्पॉन्सर्स की करनी चाहिए पक्के में जो आ जाए, जिससे कि हमारे को आगे स्टडी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने की होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर तो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं मदर फादर हैं या आपके और भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के केसेस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसमें हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या कोई बड़ा भाई है उसकी भी इनकम ले लेते हैं। बट जो मेन जो स्पॉन्सर होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हो, जैसे कुछ बैचलर्स डिग्री करके जॉब कर रहे हैं बीच में 2-3 साल से और उनके पास अपने फंड्स हैं, वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उनका जो सैलरी है वो उनका अकाउंट्स में ही आ रहे हैं, फॉर्म 16 मिल रहा है उनको, उनका बिल्कुल जेन्युइन वे में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी, ठीक है, जो जॉब वाली होती है। इसके अलावा अगर उस पर्सन की कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि होता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट उसकी एग्रीकल्चर लैंड है, या उनके पास कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, या उनके पास कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनके पास वहाँ से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, यानी कि कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करें जब भी किसी सीए या अकाउंटेंट से भरवाएं। ये आपने ध्यान देना है। और वो ही इनकम मेंशन करें जिसका आपके पास बैकअप डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जिसका आपके पास बैकअप डॉक्यूमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये शो कर रहे हो कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम आप तभी दिखा सकते हो, अब आप कहोगे कि मैंने तो जे फॉर्म कटा लेने हैं, जे फॉर्म कटा के मैं 2-4 लाख के 5 लाख की मैं इनकम मैं उसमें शो कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी लैंड की जो भी आपकी क्रॉप हो रही है उसके आप जे फॉर्म ले रहे हो या आड़तीए का कोई बिल ले रहे हो, तो उसके सपोर्टिंग में आपके नाम पे वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि आपने जे फॉर्म कटा ली, बट किस बेस पे कटाए, आपके नाम की अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड थी तभी आपने कटाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि जी हमारे बाबे दादे की पड़ी है और उसके नाम से हम पापा के नाम से जे फॉर्म कटा लेते हैं। बट ऐसी गलती ना करो, क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि आपकी जो ये इनकम आई है इसका बैकअप डॉक्यूमेंट क्या था, राइट। ऐसे ही अगर आप कोई रेंटल इनकम शो कर रहे हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, आपकी चाहे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आपका कोई शॉप एससीओ था, या आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने लॉट आउट की हुई थी, तो उसके केसेस में भी आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए उस पर्सन के साथ। इवन उस पर्सन का आईडी प्रूफ भी लेके रखो, वो भी हम लगा सकते हैं, नोटराइज किया हो, राइट। तो वो रेंट एग्रीमेंट के में जितनी आपने रेंट का अमाउंट मेंशन किया हुआ है उतना ही आप इनकम टैक्स रिटर्न में शो कीजिए, राइट। और वो प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके नाम पे मतलब स्पॉन्सर के नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी है तभी वो लेट आउट कर सकता, तभी वो रेंट पे दे सकता है, राइट। तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट यानी कि जो जमाबंदी फर्द इंतकाल जिसे कहते हैं, उसमें वो स्पॉन्सर्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये जॉब के रिगार्डिंग हो गई, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे। इन द सेम वे प्राइवेट जॉब की है, ठीक है।
अब गवर्नमेंट जॉब का जो पहले डिस्कस किया उसमें क्या है, फॉर्म 16 मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है उसके हमारे को सैलरी स्लिप्स वगैरह कोई अगर आती हैं तो वो भी मिल जाएंगी, नहीं तो उनका कोई ID कार्ड बना हुआ है, जो भी है मतलब सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की, अब प्राइवेट जॉब की कुछ पर्सन मतलब क्या होता है कि कुछ कैश में पैसे ले रहे हैं, प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है, और कुछ बैंक में ले रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न बचाने के, मतलब इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कि हम जो बिलो द टैक्सेबल स्लैब है उसके अंदर ही रहें, राइट। तो उस वैसी गलती ना करें। आपको इनकम टैक्स रिटर्न हेल्दी चाहिए होती है अगर अपने बच्चे को अपने बाहर भेजना है तो आप मैक्सिमम आप पक्के में जो आपकी सैलरी आनी चाहिए, और उसका सैलरी के प्रूफ भी चाहिए होते हैं। लाइक आपका जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, यू मस्ट हैव योर ऑफर और ज्वाइनिंग लेटर और सम काइंड ऑफ पे स्लिप्स यू मस्ट हैव, राइट। तो ये पे स्लिप्स का पहले से ही प्रूफ बना के रखो। बेशक हमने फाइल बाद में भी लगानी है, बट आप कुछ अभी से ही लेना शुरू कर दो, राइट। और अगर आपका PF का कुछ पैसा कट रहा है, ESI में कुछ पैसा जा रहा है, तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो नंबर्स होते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशंस के फॉर्म्स होते हैं, वो आप बनाकर रखो, यही काम आएंगे, राइट। तो आप प्राइवेट जॉब में जितनी इनकम आपकी मंथली सैलरी आ रही है उसके हिसाब से आप ईयरली जो टोटल इनकम है उसको आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कीजिए। इसके अलावा आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो जो भी जस्टिफाइड है, जैसे कि मैंने पहले समझाया गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कि उसकी भी अदर इनकम है, तो सेम वे में इस पे भी चलेगा कि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उसके प्रूफ्स होने चाहिए, बैकअप्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसी के हिसाब से ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम में इनकम शो करनी है रिटर्न में, राइट। थर्ड केस आता है इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनका कोई बिजनेस है, तो वो कैसे रिटर्न फाइल करें। बिजनेस पर्सन्स भी काफ़ी मतलब देखे हैं हमने, हमारे पास जो फाइल आती है या डिस्कशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर जो MSME में ही रजिस्टर्ड किया होता है कि उनके पास GST नंबर नहीं होता, क्योंकि वो उतनी टर्नओवर की स्लैब में नहीं आ रहे होते और वो पक्के में मतलब कमा रहे होते हैं ठीक ठाक, बट वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में वो उस स्लैब में नहीं आ रहे होते। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने अपने बच्चों को अब्रॉड स्टडी के लिए भेजना है और आपने भी कल को किसी टाइप का आपने वीज़ा लगाना है, वेदर विजिटर वीज़ा लगाना है या अपने बच्चों को जब बाहर भेज दोगे वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनको आप हेल्दी रखिए। तो बिजनेस पीपल जो भी हैं वो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को हेल्दी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्नओवर हैं वो पक्के में दिखाइए। अगर आप GST की स्लैब में हैं तो GST नंबर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, कई लोग गलती करते हैं कि कोई बिजनेस उन्होंने खोल रखा है, सपोज करो उनकी 18-20 लाख रुपए की टर्नओवर है, बट उनका जो नेट जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, जो नेट इनकम जो आ रही है ईयरली, वो उनकी 7 लाख 8 लाख 9 लाख तक आ रही है। मतलब सर्विस सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं ज़्यादातर उसमें होता है। बट क्या होता है कि वो अपने ना करंट अकाउंट नहीं खोलते, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगती है जब हम फाइलिंग करते हैं। तो अगर किसी का बिजनेस है और उसका करंट अकाउंट नहीं है, आप करंट अकाउंट प्लीज़ खोलिए, ठीक है, अपनी फर्म के नाम पे जो भी आपने MSME रजिस्टर्ड किया हुआ है। और अगर नहीं भी किया हुआ है, कोई बिजनेस है अच्छा चल रहा है आपका, तो आपने अगर अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो उसको MSME उद्योग उद्यम में रजिस्टर कराइए अगर आप GST की स्लैब में नहीं आ रहे, और उसका एक करंट अकाउंट ओपन कीजिए। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो लेन देन है आप उस करंट अकाउंट में कीजिए, ताकि उसकी स्टेटमेंट जब आपके बच्चे की फाइलिंग हो उसके साथ हम सपोर्टिंग में लगा सकें एज अ प्रूफ कि आपका बिजनेस है और वो हेल्दी बिजनेस है, ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्लस करंट अकाउंट ये मस्ट है, आप नहीं है तो उसको खोल लीजिए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो बिज़नेस की भरनी है उसका कंप्यूटेशन प्रॉपर बनवाइए किसी अच्छे CA से, कि आपके जो भी इनकम हो रही है, जो भी बैलेंस शीट्स बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉपर बनाइए, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट है किसी का तो वो भी बनवाइए, और उसके हिसाब से ही अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए।
ठीक है। इसके अलावा बिजनेस के अलावा अगर आपके पास और कोई सोर्सेज ऑफ इनकम है तो सेम कि उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, बैकअप प्रूफ्स होने चाहिए, तो वही इनकम आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करवाइए। ठीक है। चौथा जो आता है कि एग्रीकल्चर इनकम भी है ना अगर आपके पास, कि सपोज करो कि कोई किसी का सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस ही है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है 10-12 एकड़ जितनी भी है, उनके पास सिर्फ यही इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, उस केस में क्या करना है, पर्सन्स नॉर्मली क्या करते थे और पहले चलता होगा काफ़ी साल पहले कि आपने जे फॉर्म लगा दिया और काम चल गया, बट नहीं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है एग्रीकल्चर इनकम वाली। उसमें जितना भी जे फॉर्म कटा है आपका, पक्के में जो भी आपने लेन देन किया है, उसके हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कीजिए, जो कि आपका पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आपका वीज़ा में अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आप बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हैं तो उसमें जो कनाडा, यूके, यूएस या आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, तो इसमें जो ईयरली ट्यूशन फीस है बैचलर्स डिग्री की 9 लाख से लेकर 14 लाख तक के बीच में कहीं ना कहीं रहती है। इसके अलावा होता है आपका लिविंग एक्सपेंस, जो बच्चे ने आपके वहाँ जाकर रहना है वो भी डिसाइडेड है, सभी गवर्नमेंट्स ने वहाँ की ने किया हुआ है कि इतना आपके पास लिविंग एक्सपेंस के नाम पे आपके पास फंड्स होने चाहिए, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो पहले साल की ट्यूशन फीस है वो हम डिपॉजिट करा के रख लेंगे, लिविंग एक्सपेंस का डिपॉजिट करा के रख रहे हैं कहीं से भी अरेंज करके, और उसके बाद काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ क्या करना होता है, आपका जो एम्बेसी देखती है, आपका जो प्रोफाइल में जो आपके स्पॉन्सर्स का प्रोफाइल है, ठीक है, आपने पहले साल की ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस का रख दिया, पैसा रख दिया आपने बैंक में, बट वो आगे भी देखती है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। सपोज आप 3 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो अगले 2 साल में क्या इसके पेरेंट्स इसका लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस देने में कैपेबल हैं, क्योंकि आपका जो 20 आवर्स या जो भी आपको वर्किंग राइट्स मिल रहे हैं पर वीक का वहाँ जाकर काम करने का, तो इसमें कोई 100% श्योर नहीं है कि आप वहाँ जाकर कमा पाओगे और अपनी ट्यूशन फीस या लिविंग एक्सपेंस का खर्चा उठा पाओगे। और ना वहाँ की गवर्नमेंट ये कह के चल रही है या एम्बेसी ये कह के चल रही है कि हाँ ठीक है, वहाँ आके बच्चा कमा लेगा और बस आप पहले साल की फीस दिखाओ, लिविंग एक्सपेंस दिखाओ, दैट्स इनफ। ऐसा नहीं है, आपको अगले साल का प्लान के हिसाब से कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या आपके स्पॉन्सर्स उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए क्या करना होता है कि हमने जो इनकम के प्रूफ्स हैं वो कहाँ से पता चलेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न से, प्लस जो भी इनकम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे बिजनेस है, जॉब है, प्राइवेट जॉब है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो हेल्दी होने चाहिए। वो कितने रखने हैं, अगर मैं बैचलर्स डिग्री वाले की बात करता हूँ तो एक स्टूडेंट वीज़ा पर जाएगा तो उसके पीछे के स्पॉन्सर्स की फैमिली इनकम जो होनी चाहिए कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए का उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए, कम से कम। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस 10 लाख से ऊपर है ही है ऑलमोस्ट हर कंट्री का। तो 10 लाख की अगर आप शो कर रहे हो और अगर हम वैसे ये सोच के चल रहे हैं चलो कुछ अपना पर्सन जो है 20 आवर्स का जो वर्किंग राइट्स है उसमें कुछ तो कमाई लेगा, तो आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए की मिनिमम टू मिनिमम है, अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ लोग का ये होता है कि नहीं जी हमारी जो फादर की प्राइवेट जॉब है या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें तो 7-8 लाख रुपए तक का ही है, 10 लाख की भरेंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाएगा। तो उसमें क्या है, आप अपनी मदर को, ठीक है, अपनी मदर का सोर्स ऑफ इनकम अगर उनका कोई है, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे कोई बिजनेस है, कोई जॉब है या कुछ भी है, वो दिखाओ, उनका भी ITR फाइल करो, क्योंकि फैमिली इनकम उन्होंने देखनी है, टोटल फैमिली इनकम कितनी है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ की यानी आपके माता पिता की अगर फैमिली इनकम टोटल, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सपोज करो फादर की आप 8 लाख की भर रहे हो और मदर की भी 6-7 लाख की भर रहे हो, इट मीन्स कि टोटल जो फैमिली इनकम है, नेट इनकम है, टैक्स के जो दिखा रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न में, वो आपके 15-16 लाख के आसपास है। तो ये सफिशेंट है जिससे कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी का
और अच्छा हमने केस करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि फंड्स होते हैं, कुछ लोगों के पास 20, 30, 40 लाख्स के भी फंड्स होते हैं उनके अकाउंट्स में, या इन टर्म्स ऑफ एफडी होती है ना। बट उसके लिए भी सजेशन ये है कि आप ना कुछ एजुकेशन लोन ज़रूर कराओ। एजुकेशन लोन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि 7-7.5 लाख तक का विदाउट एनी मॉर्गेज हो जाता है। तो वो एक छोटा सा लोन ना बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो आपके पास इनकम पड़ी है, हम ऐसी देखती है कि यस इनके पास जो फंड पड़ा है, इनका कोई भी हर्जमर्द पीछे परिवार को हो सकता है जिसमें कि इनको ज़रूरत पड़ जाए, उसमें से निकाल भी सकते हैं, राइट। या इन्होंने अभी शो पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं फंड को, लेकिन वीज़ा लगने के बाद ये निकाल लेंगे या फीस नहीं भरेंगे। तो वो छोटा सा लोन ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है आपके प्रोफाइल में। एक छोटा सा लोन करा लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे आपके प्रोफाइल को ये सपोर्ट करेगा। आई होप कि ये वीडियो से बहुत ज़्यादा आपके प्रोफाइल को बनाने में सपोर्ट मिलेगी। जो भी लोग जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जो भी सोच रहे हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए, तो ये वीडियो का ज़रूर यूज़ करें। और आपके कोई फर्दर सजेशन है तो मुझे कमेंट करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट करें, उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो टाइप में बना के हम डाल देंगे। ओके, बाय।